जो जाति व्यवस्था है इस देश की सबसे प्रमुख बुनियादी समस्याओं में से सबसे बड़ी अगर कोई समस्या गरीबी, भुखमरी, बेकारी के साथ है तो वो जाति है। ये समाज प्रोग्रेसिव बहुजन समाज कब बनेगा? कब क्या मिथ्या है, क्या सत्य है, कब ये जागेगा कब? देखिए, जागने का ये है कि जागने के लिए पढ़ना होगा, समझना होगा, जागरूकता ले आनी होगी, सामाजिक और सांस्कृतिक काम करने होंगे। जो वर्चस्ववादी ताकतें उन्होंने अपना काम बहुत व्यवस्थित कर लिया है। उनके पास सरकार है, उनके पास पैसा है, उनके पास तोड़ने की, नफरत करने की चीज़ें, संगठन है, आरएसएस जैसा संगठन है। हमारे लोग तो एक संगठन नहीं चला पाते। आप थोड़ा दाएं बाएं करिए, आप एक खिलाफ लिखने लगेंगे। एकदम प्योर चाहिए। तो हम अपने समाज को कैसे जागरूक करेंगे? वहाँ शिक्षा ही नहीं, वहाँ जागरूकता है नहीं। और जो संगठन काम करने चाहिए तो वो सारे संगठन आपस में लड़ते गए, टूटते गए, लड़ते गए, टूटते गए, सब आपस में लड़ते हैं। ओबीसी को गाली दे रहा है, एससी को गाली दे रहा है, एससी ओबीसी को, ओबीसी एसटी को, और इसमें जोड़ने के सूत्र बहुत कम है। हमारे साथ दिल्ली के युवा प्रोफेसर रामचरितमानस पे पीएचडी इन्होंने कर रखा है और पूरे देश के शोषित वंचितों की आवाज़ हैं, जनता के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव परिचय के मोहताज नहीं है। आज बहुजन संसद था पटना में, उसी में ये पधारे हैं। चूँकि रामचरितमानस का विवाद भी चल रहा है तो दोनों मुद्दों पे चर्चा इनसे होगी। सबसे पहले सर, रामचरितमानस पे आपने पीएचडी कर रखा है और हम आपसे बहुत मासूम सवाल पूछेंगे। रामचरितमानस हो या वेद पुराण हो, हम लोग मानते हैं कि जातिवाद का जड़ कहीं ना कहीं ये वेद पुराण ही है। आपका क्या मानना है? देखिए, मेरी पीएचडी मैंने चाही नहीं, मैं चाहता था कबीर पर करना, भक्ति आंदोलन, संत काव्य पर, लेकिन विभाग ने दिल्ली विश्वविद्यालय के मुझे पीएचडी का विषय सौंपा, तुलसी साहित्य विषयक हिंदी आलोचनाओं का। और मैंने जो पीएचडी की है उसमें ये किया है कि रामचरितमानस पर भी आलोचना की गई है। उसकी भी शिकायतें, लोगों की तारीफ भी किया गया, शिकायत भी की गई कि इसमें कुछ बातें बड़ी गड़बड़ हैं, और बहुत सारे लोगों ने इसको लिखा है। तो वो पीएचडी का काम है। हाँ, दूसरी बात ये है कि जो जाति व्यवस्था है इस देश की सबसे प्रमुख बुनियादी समस्याओं में से सबसे बड़ी अगर कोई समस्या गरीबी, भुखमरी, बेकारी के साथ है तो वो जाति है। इस जाति ने बांट दिया इस देश को। थोड़े से लोगों के पास सब कुछ है, बहुत सारे लोगों के पास कुछ भी नहीं है। उस जाति व्यवस्था को वैधता इन्हीं धार्मिक ग्रंथों ने दी है। 5000 साल की जो मजबूती है, कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट किया गया। जाति का प्रवक्ता कहीं ना कहीं ग्रंथ है, वेद है, पुराण है। देखिए, जाति क्या होता है ना, श्रम का बंटवारा है। जाति के नाम पर श्रम को बांट दिया गया, और इस बंटवारे ने, जाति ने हैसियत बांट दी, और किसी को मनुष्य बनाया, मनुष्य में देवता का अवतार बना दिया, किसी को मनुष्य भी नहीं रहने दिया। यह वैधता धर्म ने दी, यह वैधता धार्मिक किताबों ने दी, यह वैधता तमाम तरह के और चीज़ों ने दी। इसलिए ये खतरा है। डॉक्टर अंबेडकर बार बार इसलिए, फूले साहब ये कहते हैं कि भाई ये वर्ण व्यवस्था जो बनाई गई, इस वर्ण व्यवस्था ने जातियों के कर्म के आधार पर बंटवारा कर दिया था, जो जन्मना हो गई। तो जो जिस जाति में पैदा हो रहा है वो नालायक है तो भी उसी में है। इस तरह से इस देश का सबसे ज़्यादा अन्याय किसी ने किया तो जाति व्यवस्था ने किया। क्योंकि जो मतलब कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्ला, तमाम जातियां जो हैं वो श्रम करने वाले लोग, इस देश के श्रम करने वाले लोगों को शूद्र बना दिया, शासक वर्ग के लोगों को शूद्र बना दिया, और थोड़े से लोगों ने अपने को ऊपर रख लिया। इस बंटवारे को वैधता देने का काम धार्मिक और इस तरह के ग्रंथों ने किया। इसलिए हम अगर भारत का संविधान जब लागू हुआ तो इसलिए भारत के संविधान ने कहा कि अब इस संविधान के लागू होने के बाद कोई और किताब इससे ऊपर नहीं होगी। और संविधान ने कहा कि हर व्यक्ति बराबर, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार, कोई जाति देखकर, कोई धर्म देखकर, कोई गरीब अमीर देख करके नहीं बंटवारा होगा। इसलिए हम तो भारत के संविधान को मानते हैं, और जहाँ जहाँ ये बीमारी है, इस बीमारी को तो दूर करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे सामाजिक न्याय की वैचारिकी में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, जाति का विनाश है। जाति का विनाश करने के लिए 2023 में सबसे प्राथमिक जरूरत क्या है? जातियों को गिन लो, कौन सी जाति कितनी तादाद में है, उसके पास शिक्षा, रोजगार, ज़मीन का मालिकाना हक, संसाधन, बिजनेस, व्यापार, नौकरी चाकरी, क्या क्या है। जिसको जितना चाहिए उतना मिला के नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि थोड़े से लोगों ने बहुत ज़्यादा कब्जा कर लिया है और बहुत ज़्यादा लोगों के पास कुछ नहीं है। ये जब तक ख़त्म नहीं होगा और सब अगर बराबर हो जाएं तो जाति व्यवस्था उसके बाद अपने आप ख़त्म हो जाएगी। सर, एक सवाल है, हमारे लोग समझ नहीं पाते हैं और आप स्पष्ट कीजिए कि 1000 ईसा पूर्व
जब वैदिक काल चल रहा था, ऋग्वेद में पहली बार वर्ण व्यवस्था की चर्चा होती है। और रामायण की कहानी सदियों पुरानी, मीन्स लोग बोलते हैं लाखों साल पुरानी है, जो ऐतिहासिक काल रहा है, हमारा इतिहास रहा है, उसमें कहीं इसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। तो जाति व्यवस्था रामायण काल में आई कैसे? राम के काल में कहा जाता है कि कोई धोबी था, सबरी शूद्र थी, केवट की चर्चा है, ब्राह्मण की चर्चा है, क्षत्रिय की चर्चा है। तो ये स्पष्ट कीजिए आप, क्योंकि आप उससे पीएचडी किए हैं, जाति व्यवस्था रामायण में कैसे आई? क्या रामायण की घटना बाद में हुई है, वैदिक काल के बाद, जो कालखंड हमें याद है? आप क्या मानते हैं? देखिए, मानना मेरा ये है कि अगर सच से आप जितना महत्वपूर्ण सवाल कर रहे हैं, इस तरह के सवालों पर अगर इस देश में वाकई चर्चा होती तो अचानक कोई बाबा नहीं पैदा हो जाता कि जो किस्मत बताने लगता और टीवी बैठ के कहा जाता देखो चमत्कार हो रहा है, बड़े ज्ञानी बाबा। पूरा देश तो अंधविश्वास में ढकेल दिया। इन नींबू मिर्चा राफेल विमान पर कौन लटकाया? पूरे देश ने टीवी पर दिखाया। और प्रधानमंत्री जिस देश का बोल रहा हो कि मैं नाइली के गैस से चाय बनाता था, वो भी लोग मान लेते हैं भाई। तो ये सारी कहानी तो मान लेंगे। असल में मामला ये है कि भाई जीरो की खोज कब हुई? ये कहते हैं लाखों लाख साल पहले ये था वो था, और जीरो की खोज आर्यभट्ट कब कर रहे हैं? और जब जीरो नहीं था तो तुम जोड़े कैसे कि कितना लाख क्या होता है, कौन क्या होता है? कहानियाँ हैं। इस देश में बहुत पुरानी तो कोई कथा मिलती ही नहीं। हम तो ये एक सवाल मैं करूं, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग आज से 2500 ईसा पूर्व जोड़ लो तो आप 5000 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता में लिखा क्या गया है आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। वो चित्रात्मक लिपि है। और 5 लाख साल पहले क्या हुआ था ये इनको पता है, 5000 साल पहले वाला नहीं पता है। जैसे लिपियों के बदलने का एक इतिहास है, वहाँ कोई उस तरह का देवी, तो प्रकृति पूजा है। सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखेंगे प्रकृति की चीज़ें, खेती किसानी, फल फूल, नदी पर्वत पहाड़। वैदिक काल इसके ठीक खेला हुआ है। ये बिल्कुल वही खेल है वैदिक काल। इसी समय तो सब लिखा जा रहा है। बुद्धिज़्म का प्रभाव, बुद्धिज़्म का आविर्भाव फिर से दूसरी बार चुनौती देता है बुद्धिज़्म, और बुद्धिज़्म इन सब को ध्वस्त करता है। फिर बुद्धिज़्म को ध्वस्त किया गया फिर उसी जातिवादी सामंती मनुवादी व्यवस्था द्वारा। फिर वापस से एक मूवमेंट आता है संत काव्य परंपरा का, फिर वापस वो इसको ख़त्म करता है, ख़त्म करने की कोशिश करता है। फिर उसके खिलाफ एक साजिश होती है और संत काव्य को ही ख़त्म कर दिया गया। फिर उसके बाद फूले, पेरियार, नारायण गुरु, बसवन्ना, चोखा मेला, 18वीं 19वीं शताब्दी, फिर से भारत में पुनर्जागरण। और वह पुनर्जागरण धीरे धीरे लड़ते लड़ते इसी बीच में अकबर के शासनकाल में तुलसी दुबे आते हैं, जिनसे राम भगवान मिलने भी आते हैं तुलसी के घाट। अब वही तो, ये ऐसी कथाएं हैं जो लोक में चलती हैं, जो चलाई जाती हैं। कथा ये समाज प्रोग्रेसिव बहुजन समाज कब बनेगा? कब क्या मिथ्या है, क्या सत्य है, कब ये जागेगा कब? देखिए, जागने का ये है कि जागने के लिए पढ़ना होगा, समझना होगा, जागरूकता ले आनी होगी, सामाजिक और सांस्कृतिक काम करने होंगे। जो वर्चस्ववादी ताकतें, उन्होंने अपना काम बहुत व्यवस्थित कर लिया है। उनके पास सरकार है, उनके पास पैसा है, उनके पास तोड़ने की, नफरत करने की चीज़ें, संगठन है, आरएसएस जैसा संगठन है। हमारे लोग तो एक संगठन नहीं चला पाते। आप थोड़ा दाएं बाएं करिए, आप एक खिलाफ लिखने लगेंगे। एकदम प्योर चाहिए। और वहाँ वो प्रज्ञा ठाकुर को डिफेंड कर रहे हैं भाई, आतंकवादी को बगल में बिठाते हैं प्रधानमंत्री। और उनका विचार क्या है? तोड़ने वाला। उनके पास सब कुछ है, इसलिए अपने विचार को हावी कर रहे हैं। हमारे पास एक तो है भी कुछ नहीं, और हम मेहनत भी नहीं कर रहे, और तो हमने, हमारा नाक बड़ी दिल छोटा। तो हम अपने समाज को कैसे जागरूक करेंगे? वहाँ शिक्षा है ही नहीं, वहाँ जागरूकता है नहीं। और जो संगठन काम करने चाहिए तो वो सारे संगठन आपस में लड़ते गए, टूटते गए, लड़ते गए, टूटते गए। सब आपस में लड़ते हैं। ओबीसी को गाली दे रहा है, एससी को गाली दे रहा है, एससी ओबीसी को, ओबीसी एसटी को। और इसमें जोड़ने के सूत्र बहुत कम है। जोड़ने के सूत्रों पर काम करना होगा, धीरे धीरे समय लगेगा। अगर आप सामाजिक आंदोलन चलाते हैं, सांस्कृतिक तौर पे लोगों को जागरूक करते हैं। अब जैसे नास्तिक बनाना है, पेरियार तो नास्तिक बना रहे थे। कितने % लोग उत्तर भारत में नास्तिक बन रहे हैं भाई? बड़ा मुश्किल काम है। और आप जिसके पास खेती किसानी मजदूरी कुछ भी नहीं है, घर में कोई बीमार है, दवाई नहीं है, पढ़ाई नहीं है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो भाग के मंदिर चला जाता है भाई। आप उसे रोक नहीं पाओगे। सर, जो कर्मकांड करता है, जन्म से लेके मरण तक 16 संस्कार करता है,
जाति को वह ग्रंथों में देखता है, वह उससे कैसे बाहर निकलेगा? एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ कि उसको इतने तरह से घेर लिया गया है ना, मंदिर का, पुजारी का, पाखंड का, और उस सब को ऐसा जोड़ दिया गया है कि आप उसे बाहर सोच ही ना पाए। मेहनत करनी पड़ेगी। और हमारे पढ़े लिखे पीएचडी लोग, आप तो खुल के बोल भी रहे हैं, लोग बोल तक नहीं पा रहे क्या सच है, उनके सामने सब कुछ चल रहा है। डराया जा रहा है ना, केस मुकदमा, नौकरी नहीं मिलेगी आपको, कोई नौकरी रखेगा नहीं, आप समाज में तिरस्कृत कर जाएंगे, कोई मार देगा आपको, बाहर जाएंगे, कोई हमला कर देगा तलवार लेकर के, कोई नहीं करेगा हमला तो सरकार मुकदमा दस्त ठोक देगी, कोई जेल में बंद है, जेल में लोग मारे जा रहे हैं। डराया जाता है, सरकारें डराती हैं, तानाशाही चीज़ें डराती हैं। लड़ना पड़ेगा। अब थोड़े से लोग लड़ेंगे तो मारे जाएंगे, बदनाम होंगे, तोड़े जाएंगे। अगर समाज जागरूक होगा तब बदलाव आएगा। ईसाई समाज तो निकला ना, वो सबसे अधिक कट्टरपंथी ईसाई को कहा जाता था। गैलीलियो को मार दिया गया, उसने बोला कि भाई सूर्य जो है, सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी घूम रही है। तो वो समाज प्रोग्रेसिव हुआ, आज सबसे टॉप पे है। हिंदू समाज या फिर सनातन जो भी आप कहिए, ये प्रोग्रेसिव माइंडसेट यहाँ पे कब आ पाएगी, कितना साल और लगेगा? डॉक्टर अंबेडकर का गांधी जी से संवाद है। अंबेडकर जी ने लिखा कि गांधी जी आप जो है ये हमको मत सिखाओ, अपने समाज को बता लो। गांधी जी ने एक वादा अंबेडकर जी से किया कि इस देश के सवर्णों को सुधारना होगा और मैं कोशिश करूंगा। आखिरी चरण तक जा करके उनको भी समझ में आया कि इस देश का सवर्ण नहीं सुधरा। राहुल सांकृत्यायन को नहीं पढ़ता, भगत सिंह को नहीं मानता, इस देश का सवर्ण लोहिया को नहीं पढ़ता। इस देश के सवर्ण का आइकॉन कौन है? कर्मकांड, अंधविश्वास, पाखंड, धर्म। इसलिए इस देश का विकास नहीं हुआ और इसलिए जातिवाद नहीं खत्म हो रहा है, इसलिए पाखंड, अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है। इस देश को ब्लैक लोगों से घुटने पर बैठकर अमेरिका के वाइट लोगों ने माफ़ी मांगी कि हमारे पुरखों ने गलती की। आज अमेरिका ब्लैक को राष्ट्रपति बना करके क्या क्या बदल चुका है, बहुत हद तक बदल चुका। वो अपने जातिवाद को बैन कर रहा है। यहाँ ऐसा नमूनों का देश, राष्ट्रपति बन जाए दलित तो मंदिर में नहीं घुसने दे रहा। कब सुधरेगा ये? और भारत का नुकसान है। इस देश का एंटी नेशनल अगर कोई लोग है तो ये कास्टिस्ट लोग हैं, ये फ्यूडल लोग हैं। इनको बदले बिना इस देश में कोई बदलाव नहीं आ सकता। इसलिए तो बाबा साहब बोले थे, जो शिक्षा लेगा चरनी का दूध है, पिएगा दहारेगा। एक सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि आप प्रोफेसर भी हैं, इस लाइन में भी हैं, बिहार में है, बहुजनों की सरकार क्लेम करती है सरकार, तो जो शिक्षा का बिहार में मॉडल चल रहा है, सरकारी स्कूल तो इसे ख़त्म किए जा रहे हैं, चाहे गुजरात हो, कई जगहों पे। मेरा सीधा सवाल है सर, इंग्लिश मीडियम की बात करते थे अम्बेडकर साहब, बिहार में इंग्लिश मीडियम की बात, स्कूल में कैमरे की बात क्यों नहीं हो रही है? हर स्कूल की स्थिति इतनी ख़राब है जहाँ पे बहुजन पढ़ते हैं, 99%, जहाँ जो हमको गरीबी से निकाल सकता है। ये सत्य है कि गरीबी जात के वजह से ही आई है। 30% लोग भूमिहीन हैं, उनको ना वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब पावर सेंटर से तो पूरा समाज ही दूर है। तो हम कहाँ से जाएं? हम कैसे जीवन को सुधारें? हमारा जो समाज है कैसे जगेगा जब उसको आप इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे नहीं, स्कूल में कैमरे नहीं लगाएंगे? तो इस पे आपका क्या राय है, लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? देखिए, बिहार सामाजिक न्याय और समाजवादी आंदोलन की ज़मीन रही है और बिहार ने कर्पूरी ठाकुर से लेकर के तमाम नेताओं को, त्रिवेणी संघ से लेकर के, बहुत लंबा इतिहास है, बहुत शानदार जगह है। 30 साल तक इस बिहार ने एक काम किया और आज भी मैं इस बिहार को यहाँ पर थोड़ी बधाई दूंगा कि वो यूपी नहीं बना। बिहार में आज भी बुलडोजर नहीं चल रहा है। लिंचिंग विंचिंग होने लगी है, इसको भी रोकना होगा, नहीं तो फिर आप बहुत दिन तक नहीं बचा पाएंगे। लेकिन बिहार में यूपी नहीं आप देख पाएंगे। यूपी में जाइए, अब इतना बुरा हाल है ना, आप बात नहीं कर सकते। इतना केस मुकदमा, इतना बुलडोजर, पुलिस में, थाने में कोई सुनने वाला नहीं है। अब खुलेआम अपराध वो बिहार ने नहीं होने दिया, चाहे कितना भी शिकायत हम कर लें। उसी का खामियाजा ईडी, सीबीआई, सरकार बदल गई तो क्या क्या नहीं हो रहा है। आप सवाल सर गोल कर रहे हैं। अरे अभी मेरी बात सुनो, आप ऐसे पत्रकारिता करोगे तो नहीं इंटरव्यू दूंगा। मेरी बात सुनो ना, पूरी बात सुनो। जब ये बिहार ने किया, ये बीजेपी को खराब लग रहा है, तो बिहार के ऊपर क्या हो रहा है? सरकार तोड़ने का काम। ईडी, सीबीआई, एक बीमार आदमी जो बाहर से इलाज करा के आया, वो इतना बड़ा खतरा है कि सारा भ्रष्टाचारी वही है। ये एक तो इस पूरे देश के लोगों को बोलना होगा, ये एक पहलू है। अब इसके बाद दूसरा पहलू ये है कि इस चीज़ को अगर आपको स्थायी बनाना है कि हाँ वाकई समाजवाद की ज़मीन बिहार बनी रहे, कर्पूरी ठाकुर के सपनों का भारत बिहार बने, इसके लिए ज़रूरी ये होगा कि आपको शिक्षा ठीक करनी होगी। नहीं तो केवल राजनीतिक तौर पर बहुत दिन तक आप बीजेपी और आरएसएस को नहीं रोक पाएंगे। मिल गया जवाब।
मेरी बात समझिए, अगर शिक्षा नहीं ठीक हुई, अगर स्कूल ठीक नहीं हुए, अगर अगर अरे रुकिए ना, अगर स्कूल को ठीक नहीं किया गया, अगर इसको स्थायी काम नहीं किया गया, तो राजनीतिक बदलाव से बहुत दूर तक लड़ाई नहीं होगी। ये मेरा पक्ष है। इसलिए इस सरकार को तत्काल इस पे बहुत ठोस काम करने होंगे। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और सामाजिक सौहार्द, इन दोनों पर तत्काल काम करना होगा 24 के चुनाव और 25 के चुनाव के पहले। अगर ये काम नहीं हुआ तो नीचे से कब आरएसएस जमीन खींच ले जाएगा ना, आपके लोगों को कब हिंदू बना ले जाएगा, आपके लोग पढ़े नहीं होंगे तो कब आपस में ही लड़ लेंगे। इसलिए आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि शिक्षा सबसे जरूरी चीज़ है और उस पर इनको काम करना चाहिए। जातीय जनगणना से कितना फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। हालत खराब है बीजेपी की। मैं तो कह रहा हूँ, जातिवार जनगणना सांप्रदायिकता की सबसे बड़ी काट है। पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जातिगत जनगणना भीतर से ये बताती है कि हिंदू के नाम पर धोखा हो रहा है इस देश में। इस देश में जाति सबसे बड़ी चीज़ है, और जातियों को गिन लेने पर सबसे बड़ा राज ये पता चल जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो 1% लोग 40.5% संसाधन पर कब्जा किए हैं, ऑक्सफैम की रिपोर्ट 2022 की 23 की, वो पता चल जाए कि 1% लोग किस जाति के हैं। 90% लोग 10% संसाधन पे जीने को मजबूर हैं। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, संसाधन, जमीन कुछ भी नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं कि मेरे देश की वो 90% आबादी कौन है जिसके पास केवल 10% है। और जैसे ही ये बात खुलेगी, देश को बनाने में, सबको बराबर का हिस्सा देने में, नीति बनाने में सुविधा होने लगेगी। इसलिए जाति जनगणना सांप्रदायिकता का जवाब है। जातिगत जनगणना सबको हिस्सेदारी देने का बात है, और जातिगत जनगणना होने के बाद अगर हम सबको बराबर का हिस्सा दे दें तो इस देश को, जो कहते थे ना सोने की चिड़िया, पता नहीं था कि नहीं, हो भले सकता है। ये इस देश में क्षमता है। एक आखिरी सवाल सर लेंगे। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, मीडिया, कॉलेज यूनिवर्सिटी ब्यूरोक्रेसी, सेक्रेटरी, हर जगह पे कहीं ना कहीं मनुवाद का कब्जा है। जहाँ बहुजन की सरकार होती है वहाँ जंगल आ जाती है। तो ये जो मीडिया का जो दोहरा चरित्र है, जो वैचारिक सहमति है बीजेपी के साथ में, फिर अपने लोगों को आप कैसे समझा पाएंगे? सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है। बिहार में लालू यादव को परेशान किया जा रहा है, 24 ठिकानों पे छापा पड़ा है। क्या काट क्या है? उसके पास मंदिर है, उसके पास मुस्लिम को टाइट रखने की यूएसपी है। आप लोगों के पास है क्या? देखिए, जब फूले साहब काम कर रहे थे ना, तब तो इतना कुछ था भी नहीं, फिर भी काम कर ले गए ना। एक इतिहास रचा और आज भी हम उन्हें याद करते। पेरियार साहब काम कर रहे थे तो भी इतना सुविधाएं नहीं थी जितना हम लोगों के पास है। डॉक्टर अम्बेडकर काम कर रहे थे, जन आंदोलन खड़ा हुआ, माननीय कांशीराम ने काम किया, लालू, मुलायम, इससे होते हुए कर्पूरी ठाकुर, जब कर्पूरी ठाकुर जी गाली सुन रहे थे कि कर्पूरी कर्पूरा गद्दी छोड़ धर उस तरह, जब रामनरेश यादव गाली सुन रहे थे कि रामनरेश वापस जाओ, वापस जाके भैंस चराओ, उस समय तो इतना था भी नहीं, इतने लोग जागरूक नहीं थे, इतने पढ़े लिखे उनके समाज के लोग जिनको उसका लाभ लेना था, गांव-गांव जा करके जगाया, आंदोलन किया। और उत्तर प्रदेश में मिले मुलायम, कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, बदलाव आया ना। ये काम कभी भी असंभव नहीं हो सकता, बशर्ते कि जिस समय चुनौती बदल जाए। बचा तो नहीं पा रहे हैं ना सत्ता नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखिए, एक डर है, सत्ता नहीं बच रही है, उसकी कई वजह हैं। गलतियां इनसे भी हुई हैं, और इन गलतियों को इनको सुधारना होगा, जनता को जोड़ना होगा, पुरानी गलतियों को ठीक करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे तभी आप उनसे लड़ पाएंगे। हाँ, अगर आप नहीं लड़ पाएंगे तो एक आध दो पीढ़ी मारी जाएगी, जगदेव बाबू कहते थे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हिंसा का, अन्याय अत्याचार की उम्र बहुत दिन नहीं होती। शुक्रिया। बहुत बहुत